आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. अरे रे रे आवाज नहीं आई. गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. ये अच्छी बात है. मैं जब क्लास नॉर्मल इंटर की क्लास लेती हूँ, हम लोग 4 बजे का ब्रेक लेते हैं. माई लेक्चर इज नॉर्मली फ्रॉम 2 to 5:30 आई टेक द क्लास. So 3.5 hours. So at 4 I give a break, and then everybody comes in, and then we clap our hands loudly and we say, clap your hands and get charged. So I feel like doing that today with you all because you all look a little dull today. Yes, so clap your hands as loud as you can and get charged. Come on, quickly. Okay. All right. So everybody charged up now. Yes, everybody charged up. Yes. खाना खाया आप लोगों ने? कैसा था आपका खाना? बहुत अच्छा था. डिलीशियस, वेरी गुड. और दिन कैसा था आपका आज? बहुत अच्छा. ओके. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सुनो. पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या होता है बताओ. पहले हम क्या करेंगे? 5 idioms. तालियां बजा के हो गई. अभी हम करेंगे 5 idioms. सो 5 idioms वी हैव टू कंटिन्यू. सो हियर आई विल ओपन माय लिस्ट. आप लोग भी आपकी लिस्ट खोलिए जो कहाँ पे है. पेज नोटबुक के लास्ट पेज पे. सो प्लीज ओपन and let's write down. Here. अच्छा, बातें नहीं. Yeah, everybody can see here at the projector, the screen. ध्यान देना. Don't talk. Sit down fast. Settle down quickly. No talking, please. सुनो. ए बोल्ट का मतलब क्या है? बोल्ट झटका. So a bolt out of the blue मतलब we didn't expect it, and unexpected disaster. Bolt out of the blue is unexpected disaster. Correct. Now so that was what I had done with you all. अरे कौन बात कर रहा है? हाँ. Number 11, idiom number 11. Let's write down. ब्लैक शीप. आपको ब्लैक शीप का मतलब पता होगा. ये कॉमन है बहुत. ब्लैक शीप. यस. ब्लैक शीप. ओके. आई विल गिव यू द सेंटेंस. लेट्स गो दैट वे ओनली. ओके. यस, ब्लैक शीप. अच्छे लोगों के बीच में एक बहरूपिया. यस, द ऑड वन आउट. बट लिसन, सुनो. ध्यान दो. ब्लैक शीप का मतलब है ऑड वन आउट. अच्छे सेंस में नहीं है ये कैसा है? बुरे सेंस में है. ओके. सो 4 या 5 लोगों में खास होना अलग बात है. ओके. वो अच्छे सेंस में है. कभी कभी सेंटेंस आपको समझना है कि बुरे सेंस में जा रहा है या पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है या उसका नेगेटिव मीनिंग आ रहा है. ओके. सो दिस इज नॉट इन अ वेरी गुड सेंस, राइट? सो इट्स मीनिंग इज ऑड वन आउट. आई विल डिक्टेट द सेंटेंस फर्स्ट. राइट डाउन. द यंगर सन is the black sheep in the family. The younger son is the black sheep in the family. ओके. ही इज द ऑड वन आउट. बहुत बार ऐसे होते हैं बच्चे ऐसे बोलते, कोई ना बोल सकता है कि आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. क्यों? सब लोगों ने इतनी सारी डिग्रीज ले ली है. कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डॉक्टरेट है. somebody is achieved something else, so I am the black sheep in the family. अभी तक I am the odd one out. Everybody has achieved something or the other, but I still have to achieve it. So I am the black sheep of the family. So I am the odd one out. They all are really doing very well, and I am the odd one out as of now. समझ में आ गया? यस. सो अंडरलाइन द इडियम. यस, ब्लैक शीप. एंड उसका मीनिंग लिखेंगे. ब्लैक शीप. दिस इज अ बेटर प्रोजेक्टर नो फॉर यू ऑल टू लुक एट. और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. ब्लैक शीप, द ऑड वन इन द फैमिली.
Black sheep is odd one in the family. Correct? 12. रेडी? 12th करूं? बोलो आपको. Do not expect. Do not expect life to be a bed of roses. Do not expect life to be bed of roses. Okay, क्या होता है bed of roses? Idiom. मतलब ऑलवेज लग्जरीज के भरी हुई लाइफ नहीं होगी. देयर विल बी अप्स एंड देयर विल बी डाउन्स. कुछ अच्छा भी होगा, उसके साथ कभी बुरा भी होगा. यस, सो बेड ऑफ रोजेस मतलब सब कुछ सिर्फ अच्छा होने वाला है, ऐसे एक्सपेक्ट मत करो लाइफ में. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस, सो प्लीज अंडरलाइन बेड ऑफ रोजेस. Bed of roses, comfortable life with luxuries. Comfortable life with luxuries. Okay? मतलब सब कुछ सिर्फ अच्छा ही होगा ऐसा नहीं है. दैट यू विल ऑलवेज बी हैविंग ऑल थिंग्स इन योर वे, ऐसा जरूरी नहीं है. देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स इन योर लाइफ. ऑल ओके विद दिस? यस, ओके. 13th वन नेक्स्ट. द पब्लिक. क्या हुआ? हाँ, द पब्लिक बीट द थीफ. क्या होगा? कैसा मारा पब्लिक ने? ब्लैक एंड ब्लू. बीट द थीफ, ब्लैक एंड ब्लू. इसका लिटरल मीनिंग अगर आप मराठी में ट्रांसलेट करोगे तो होता है ऐसा ही. हम मराठी में भी ऐसे ही बोलता है. हाँ, काळं नीळ काय? काळं निळं होऊस पर्यंत मारलं. ठीक है, ठीक है. All right. So the public beat the thief. The public beat the thief. Black and blue. हाँ. So what is the idiom there? Black and blue. This is your idiom. और उसका मीनिंग. Not only black and blue, actually students, you should underline with beat. Beat black and blue. Okay? Yes, so the idiom here is beat black and blue. To beat very badly. To beat very badly. बुरी तरह से पिटाई करना. ओके? यस, ठीक है. डन? ओके, यहां तक ठीक है. 14th. My friend, think of a friend who has this habit. My friend, just think of a friend and don't tell me. My friend has the habit of blowing his own trumpet. Blowing his own trumpet. अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आजकल एक इडियम जो मैंने बोला था ना, टेकिंग फ्रेंच लीव. What was the origin? Why do we say French only? Why do we say French leave is uninformed leave? There was a custom, ऐसा ट्रेडिशन होता था. मतलब फ्रेंच लोग जो 18th सेंचुरी में ऐसा होता था, किसी ने फ्रेंच लोगों को फ्रेंच में फ्रांस में आपको खाने पे बुलाया रहेगा, तो वो होस्ट को, होस्ट मतलब कौन? जिन्होंने पार्टी होस्ट की है, उनको बिना बताए पार्टी से निकल जाते थे.
ऐसा ही होता था. देन यूज्ड टू नॉट, नॉर्मली हम क्या करते, जिनके यहाँ पे हम गए खाना खाने या कहाँ पार्टी पे गए, तो वी गो एंड टेल देम दैट वी आर लीविंग, द फूड वाज नाइस, द पार्टी वाज नाइस, ऐसा करते हैं ना हम लोग. तो यहाँ पे वहाँ पे ऐसे कस्टम था कि वो बताते ही नहीं थे. दे यूज्ड टू लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग, एंड दैट इज हाउ, तब से इसको नाम फ्रेज को भी ऐसा ही पड़ा है, टू टेक फ्रेंच लीव, मतलब अनइन्फॉर्म्ड छुट्टी लेना, बिना बताए छुट्टी करना. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. उसका ओरिजिन एकदम मैं भूल जाती बताना, इसलिए बीच में बता दिया. माई फ्रेंड हैज द हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट. मतलब क्या रे, खुद को बैंड नहीं, प्रेज करने का. हाँ, प्रेज करना. यस. Yes, so he is praising himself. So your friend has a habit of praising himself, right? So underline the idiom blowing his own trumpet. अच्छा, by the way, सबके पास एक असिस्टेंट भी है. आप सबके फोन में एक असिस्टेंट है. प्लीज़ यूज़ गूगल असिस्टेंट, यूज़ सीरी, एंड प्लीज़ मीनिंग्स नहीं समझ में आती है, जितने हम मीनिंग्स नोट करेंगे, सर्च करेंगे, मोबाइल का अच्छा उपयोग भी करेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं करेंगे. सो वी विल ऑल्सो यूज़ इट टू लर्न अ फ्यू थिंग्स. इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आपको एक महीने भर में नहीं पढ़ा सकती. You know, your vocab and all that stuff it's an ongoing process. I can just teach you जो syllabus में जितना पार्ट है उतना ही. Do you understand that? Yes. So नोट कर दिया सबने? यस. मीनिंग लिखो, टू प्रेज वन सेल्फ. ओ, क्या हुआ रे? ब्लोइंग वंस ट्रम्पेट. टू प्रेज वन सेल्फ अ लॉट. मतलब थोड़ा बहुत नहीं प्रेज करना, बहुत ज़्यादा ही प्रेज करना. यू प्रेज योर सेल्फ अ लॉट, दैट मीन्स यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट. वॉट आर यू डूइंग? यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. ओके, बोलो 15th वाला, लास्ट फॉर टुडे. यस प्लीज, क्या हुआ? वर्दी. हाँ, वर्दी. वर्दी ड्राइवर. वर्दी राइवल means a very good competitor. Yeah, rival is a competitor. And worthy means अच्छा. Competitor अच्छा होता है तो आप भी अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको भी कंपटीशन अच्छी मिलती है, तो यू ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल. यस. बट ये आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आ गया वर्दी राइवल? जनरल ऐसे तुमको डाउट आया? हाँ ठीक है. Okay, write down, during times of need. During times of need, kith and kin are the only help. इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? किथ एंड किन. अभी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, कॉमन रूल्स नहीं होते, अलग अलग रूल्स होते हैं. बट अगर इसकी जगह पे के डबल ई लिखा तो वो लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है, और के आई लिखा तो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होता है. किथ एंड किन. But if I say I am very keen on something, so that spelling is that spelling is K-E-E-N. इसको बोलते हैं keen. Long it is pronounced. Okay. So जब double E होता है, it has a long pronunciation. जब I होता है, it has only I. It has a shorter pronunciation like kith and kin. Kin. हाँ, short. Okay. Meaning लिखो, kith and kin. Kith and kin is equal to meaning relatives and friends. Relatives and friends. मतलब आपके बुरे समय में आपके सिर्फ relatives और friends ही आपके मददगार होते हैं, आपको हेल्प करते हैं, राइट? बरोबर? बरोबर? ठीक है. अभी नोटबुक बंद करेंगे, रैंडमली कोई भी हम स्टार्ट करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे? कोई भी एक एक सिर्फ ईडियम बताते जाना है.
जो भी नोटबुक बंद कर दो और ये जो 15 हमने सीखे वील ट्राई टू स्टिक टू देम फर्स्ट. ओके, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट? हाँ, व्हाट आर द फिश टू फ्राई? एक सेकंड, मैं पहले पूछ रही हूँ स्टार्ट कहाँ से करोगे तुम? हु विल स्टार्ट? स्टार्ट मुझे सीक्वेंस में जाना है, तो कौन स्टार्ट करना चाहता है? यू विल स्टार्ट. देन व्हाट इज द सीक्वेंस आई विल फॉलो? वहां से आगे तक आएंगे आज. हाथ उठा दोगे क्या फटाफट सब लोग? फिर क्विक यू विल बी. हाँ चलो बोलो, बोल. सिट एंड टेल. हाँ कौन सा भी? My friend always blows his own trumpet. Good. आगे. Kit and kin are the only help. Okay, good. Try not looking at it. और sentence ही बोलना जरूरी नहीं है. Sentence याद आ गया, sentence बोलिए. सिर्फ idiom बोलना है, सिर्फ idiom बोलिए. Very good. आगे. Here. Who will start? A hard nut to crack. किसी को meaning याद आ रहा है? Hard nut to crack. Yes. A difficult thing. Very good. Please quit teaching. You are not knowing your priorities well, so I don't accept your answer. Yes. अरे हाथ ये उठा रहा है, आंसर तू दे रहा है, बोल. हाँ, लायन शेयर. लायन शेयर मीन्स बड़ा हिस्सा. शाबाश. He is a black sheep in their group. Okay. Black sheep मतलब odd one out. हाँ बोलो. मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब नो सब्सटेंस. स्ट्रॉ कैसे जस्ट ऐसी उड़ जाती है, तो वैसा ही कोई सब्सटेंस नहीं है. हाँ प्लीज. ऑल एंड सन्ड्री, तो उसका एग्जाम्पल याद आ रहा है. मिनिस्टर हैड कॉल्ड ऑल एंड सन्ड्री फॉर हिज सन्स वेडिंग. यस प्लीज. कोल्ड रिसेप्शन मतलब अच्छा वेलकम नहीं मिलना. वेरी गुड. आई एम सो हैप्पी कि अलग अलग बच्चे हाथ उठा के बता रहे हैं. यस प्लीज. Your friends are planning to take a French leave in the next class. Oh my God. Okay. A square meal. Yes. Many people in the country are struggling to get a square meal. Yes. Yes. क्या बोलता है? Oh God. परवेश. परवेश कौन है? बुरी बात. परवेश beat whom? इसको. हाँ इसको मार सकते, चलेगा. Beat him black and blue. ठीक है. Okay. और गुड. नेक्स्ट. तेरा एक चांस हो गया, रुक. हाँ, मैन ऑफ स्ट्रॉ हो गया, बट मैन ऑफ नो सब्सटेंस. और बताओ ना अलग अलग बच्चे. यस प्लीज. हाँ, बेड ऑफ रोजेस. सो इट्स नॉट, लाइफ इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी फुल ऑफ लग्जरीज. चलो आगे. नेक्स्ट. कित एंड किन. हाँ उसने बोल दिया था, ठीक है. यस. स्पिक एंड स्पैन. Yes, so your notebook, your room has to be spick and span. कितने लोगों की नोटबुक स्पिक एंड स्पैन है, या कितने लोगों के पास नोटबुक इश नहीं है? ऐसा भी स्टेटस है क्या अभी भी नोटबुक इश नहीं है? That is why I said beat him black and blue. Yes. हमारे क्लास की पनिशमेंट आज के लिए है beat him black and blue. चलो हो गए क्या सारे 15? हो गए? Yes. A bolt from the blue. Demonetization was a bolt from the blue. Very good. आगे. Black sheep बोला उसने. हाँ, और कुछ बचा है? Done. चलो कम्युनिकेशन खोलेंगे. All and sundry. All are done. Okay. चलो. बच्चा लोग बातें नहीं. कम्युनिकेशन का चैप्टर खोलो. We were yesterday, dear students. मैंने होमवर्क क्या दिया था? हाँ किया तुम लोगों ने? गुड. तो इनफैक्ट कल देखती हूँ, अगर किसी को जमा, तो स्टूडेंट को ही बोलूँगी मेरे लैपटॉप पे लिख देना, तो स्क्रीन पे आ जाएगा. वील सी. और मैं किसी की नोटबुक लिख के मैं लिख देती हूँ, तो वील सी. करके आए हो तुम लोग होमवर्क? अच्छा. ठीक है चलो ध्यान दो. Pay attention. Focus. Students, कौन कौन बीच बीच में बात मत करो.
लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी क्या करना है हमें, listening for understanding. So we are all on page number 8 and we all have to understand the meaning of the word listening for understanding. Barobar. Now, a listener sometimes has his own emotions and judgment, but a listener ने communication को अपने emotions के साथ mix नहीं करना चाहिए. राइट, सो ही इज डिस्टर्ब, तो ऑलरेडी ही इज हैड अ बैड डे, आज उसको किसी ने बहुत सारी चीजें बोल दी, तो ऑलरेडी उसका दिन बहुत बुरा चल रहा है, किसी दोस्त ने ऐसे मजाक मजाक में भी उसको कुछ बोल दिया तो वो तुरंत उसका नेगेटिव मीनिंग ले लेता है. So you don't have to do that. You have to be in control of your emotions. Everybody look here. You have to be in control of your emotions. Repeat with me. You have to be in control of your emotions. Very good. While listening for understanding, we focus on individual and his agenda. A perceptive listener is able to satisfy a customer and suggest solutions as per the needs of the client. तो पॉइंट नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया. हम क्या सीख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन. कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 9, उसमें से 6 तो सी से ही स्टार्ट होता है. किससे स्टार्ट होता है, सी. सो क्लियर, कॉन्क्रीट, कंसाइज, देन कोहेरेंट, कंप्लीट, yes, and courteous, मतलब you have to be polite, you should not be rude, correct. Then came focus and listening for understanding. Focus and attention अभी हमें पढ़ना है, okay? पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ तो तुम लोग क्या करते हो, एक दूसरे के साथ बीच बीच में बातें करते हो. अब मैं ध्यान तुम लोगों पे रखूंगी, तुम लोग पढ़ो, पढ़ तू बात, zip your mouth, come on. ठीक है, जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर कुछ बता रही है, यहाँ से आपका ध्यान फ़ोन रखा हुआ है, फ़ोन पे ध्यान जा रहा है, किसी का वहाँ से कंपास गिरा, कोई पीछे से तुमको पोक कर रहा है, तो देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन. ऐसा ऑफिस में भी होते रहता है. आपका ईमेल आ गया, कहीं आपके डेस्क पे फ़ोन है, फ़ोन बज रहा है, आपका इंटरनल कॉल आ गया, आपका मोबाइल पे भी एक मैसेज आ गया, तो यू आर डिस्ट्रैक्टेड. क्या बोलने का, यू आर डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्शन से मैसेज सही तरीके से पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा. मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, जब भी आप क्लास में बैठते हो, स्पाइन कॉर्ड हैज़ टू बी स्ट्रेट. कैसा बैठना है, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट. व्हेन योर स्पाइन कॉर्ड इज स्ट्रेट, देयर इज अ रिसर्च दैट इट स्ट्रेट गोज इनटू योर हेड. सो व्हेन यू सिट स्ट्रेट, कभी भी आप घर पे ऐसे बैठते हो, बिल्कुल नहीं बैठना है. सिट स्ट्रेट, बी अलर्ट, बी चार्ज्ड इन द क्लास ऑलवेज. पढ़ाई मैं नहीं बोल रही हूँ 12 के 12 घंटे पढ़ाई करनी है. जितना टाइम पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो. जितना टाइम ब्रेक लो, खूब ब्रेक लेके मजे करो. डोंट मिक्स पढ़ाई एंड ब्रेक. ब्रेक के टाइम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे और पढ़ाई के टाइम ब्रेक की बात नहीं करेंगे. सो व्हेन यू स्टडिंग, सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट. ओके, नाउ फोकस एंड अटेंशन. चलो इसके कीवर्ड्स क्या मैंने अंडरलाइन किए, जल्दी जल्दी बताओ. कीवर्ड क्या अंडरलाइन किया मैंने, मल्टीपल एक्टिविटीज गोइंग ऑन. तो आर देयर मल्टीपल एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड? यस. व्हाट आर दीज? दीज विल लीड टू डिस्ट्रैक्शंस. आपने डिस्ट्रैक्ट होना है या फोकस्ड रहना है? फोकस्ड रहना है. यस, तो आपको ये बताना है कि मल्टीपल एक्टिविटीज चालू रहती है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस होने के चांसेस है. बट अ पर्सन शुड नॉट ट्राई एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड, ही शुड कीप हिज अटेंशन एंड फोकस. तभी क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. क्या होगा, तभी क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, तुम लोग पढ़ोगे.
अच्छा, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग होता है, डेलिबरेशन मतलब मैंने सोच लिया कि बस आज से तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन किसी आपके बहुत क्लोज रिलेटिव की फैमिली में यू नो नॉट फीलिंग वेल, हॉस्पिटलाइज है, वेरी सीरियस है, डोंट यू गेट डिस्टर्ब्ड अगेन? यस, सो यू आर नॉट ओनली ऑन द कंट्रोल कि हमने डिसाइड किया कि ये करना है तो बस वही करेंगे, हमारे इमोशंस भी एक मेजर पार्ट रोल प्ले करते हैं, राइट? सो ह्यूमन बीइंग हैज टू सी टू इट दैट ही इज इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस. कभी कभी क्या होता है, ऑफिस में आपका किसी के साथ जमता नहीं है, एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसने आइडिया दे दी, आइडिया तो अच्छी है लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्यों? बिकॉज वो यू डोंट लाइक दैट पर्सन. तो यू नो अनबायस्ड होना चाहिए. अनबायस्ड मतलब इट हैज टू बी फेयर, ओके, न्यूट्रल आपका ओपिनियन होना चाहिए. तो मैंने देखो क्या किया है, इमोशंस प्ले अ मेजर रोल एंड रैशनल डिसीजन. मुझे एक चीज बताओ, जब आपको बहुत गुस्सा आता है, क्या वो डिसीजंस आप सही लेते हो वो टाइम पे? नहीं. रैशनल मतलब डू यू टेक लॉजिकल डिसीजंस? नो. आप दिल से सोचते हो, इमोशनली सोचते हो, तो वैसा नहीं करना है. व्हेन यू आर अपसेट, यू नो, सो यू डोंट हैव टू टेक अ डिसीजन दैट डे कि किसी को बस एक रिजल्ट सीए, इंटर का रिजल्ट आ गया, इंटर में क्लियर नहीं हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड द स्टूडेंट हैज बीन वेरी गुड, वी हैव सीन केसेस, फाउंडेशन रैंक होल्डर है लेकिन इंटर में नहीं हुआ, हो जाता है, इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, वी ऑल कैन मेक मिस्टेक. एक बार आप सीए बन गए, आपको कोई नहीं पूछता आपका डॉट 200 टोटल था, आप कितने अटेम्प्ट्स लगे, नो, वी आर ऑल एट पार, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देन गोइंग टू बी एट पार, सो इट डजंट मैटर. सो क्या होता है, लेकिन फिर तुम एकदम रिजल्ट अच्छा नहीं आया, यू डिसाइड नहीं आई एम जस्ट लिविंग सीए, मैं नहीं सीए करने वाला हूँ, घर पे बता दिया, तो पेरेंट्स बोलेंगे जाने दो, 2-3 दिन जाने दो, उसका मूड अच्छा होने दो एंड देन विल डिसाइड. मतलब इमोशंस में आके हम रैशनल डिसीजन, क्या वर्ड यूज किया मैंने? रैशनल. रैशनल डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं. सी, अगर आप रैशनल वर्ड यूज करोगे तो आंसर किसका अच्छा लगेगा? आपका आंसर अच्छा लगता है. ऐसा ही अगर आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपने टेक्निकल वर्ड्स यूज करने चाहिए, सो दैट यू नो लॉ के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं. जब आप ऑडिट पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे, तो वी ऑलवेज टेल यू दीज आर द टेक्निकल टर्म्स, ये टर्म यूज करना है आपको. यू नो, जैसे हम इनकम टैक्स में पर्सन नहीं, हम असेसी वर्ड यूज करते हैं. इनकम टैक्स में यू आर नॉट कॉल्ड एज अ पर्सन, व्हाट आर यू कॉल्ड एज अ असेसी. सो एवरीवेयर वी टॉक अबाउट असेसी ने ये किया, असेसी ने वो किया, सो एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक दैट. सो हर लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है, टेक्निकलिटीज होती है. समझ में आ गया? ओके. सो यहाँ पे इमोशंस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, सर्कल कर दो. वी शुड ट्राई टू बी अनबायस्ड, मतलब न्यूट्रल. अभी आपको पता है, मैं तो बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, बट मैं अभी न्यूज़ पढ़ रही हूँ कि बिग बॉस में कौन है वो, सिद्धार्थ शुक्ला. तो आई थिंक ही इज़ नॉट डूइंग अ वेरी गुड बिहेवियर इनसाइड, बट स्टिल आई थिंक जो टीवी ऑर्गेनाइज हो रहा है, या जो डायरेक्टर है, या जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, इज हिज गर्लफ्रेंड, एंड दैट इज़ वाई यू नो ही इज़ गेटिंग अ सॉफ्ट कॉर्नर. एंड देन सलमान ने उस पर चिल्लाया, फिर भी वो पार्ट एडिट कर दिया. ऐसे मैंने पेपर में पढ़ा है. आई एम नॉट वॉचिंग बिग बॉस, सो आई डोंट नो. बट सी, ये क्या हुआ फिर, ये बायस्ड डिसीजन हो रहा है. क्या डिसीजन हो रहा है फिर? बायस्ड डिसीजन हो रहा है. बिकॉज जो क्रिएटिव डायरेक्टर है बिग बॉस के, वो उसमें जो एक मेंबर है, शी इज सिद्धार्थ शुक्ला's गर्लफ्रेंड, तो शी इज टेकिंग हिज साइड. तो ये क्या हो रहा है? बायस्ड डिसीजन. ये न्यूट्रल नहीं है. ओके हमेशा हमारे जो डिसीजंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? अनबायस्ड. हमने इमोशंस को बाजू में रख के डिसीजंस लेने चाहिए. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. रैशनल डिसीजन मेकिंग हैज टू बी डन. कॉन्सिक्वेंटली ये कब होगा? जब आपको इमोशनल अवेयरनेस इज नेसेसरी, कि हाँ अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, 2 दिन बाद डिसीजन लेंगे. ठीक है. सो क्या होना चाहिए? इमोशनल अवेयरनेस, कि हाँ आई नो आई एम अपसेट राइट नाउ, आई टेक द डिसीजन आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. While interacting with other person, it is important to understand the emotions you, he, she, they are bringing to the discussion. सिर्फ खुद के emotions नहीं, सामने वाले के person के emotions को भी आपने ध्यान देना चाहिए. वो आपको request कर रहा है, please can you do this for me, I'm really मुझे कोई तकलीफ हो रही है, क्या तुम मेरे लिए ये adjust कर सकते हो? तो आप करते हो. So you must consider your emotions, you must also consider the other person's emotions. Is that clear? Yes. So communication कैसा होना चाहिए? स्टार्ट करते पहले क्लियर. पहले कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, राइट. उसके बाद वो कंसाइज, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए. हवा में बातें मत करो, आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए. ओके. आफ्टर दैट इट शुड बी कोहेरेंट, मतलब लॉजिकल होना चाहिए,
राइट एक फ्लो होना चाहिए। मैं अभी ऐसे नहीं कर रही हूँ, एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिया, एक नेटवर्क पढ़ा दिया, फिर आप बोलोगे कि चल क्या रहा है मैम, पहले ये पढ़ा रही है फिर वो पढ़ा रही है, सो एक फ्लो नहीं होता है। सो कोहेरेंट मीन्स अ लॉजिकल फ्लो, सीक्वेंस हैज टू बी देयर। उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट के लिए एग्जाम्पल याद है, आज टिकट, मूवी की टिकट बुक करूँ क्या, इनकम्प्लीट मैसेज है, कौन सी मूवी, कौन सा थिएटर, कितने बजे का शो, कुछ नहीं बताया तुमने। कोर्टियस, यू शुड बी पोलाइट। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक इफेक्टिव पार्ट है रे, कोई सुनेगा ही नहीं, सबको सिर्फ बातें ही करनी है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। फिर फोकस और अटेंशन। उसके बाद emotional awareness and control is necessary, because if we do not control our emotions we cannot take rational decisions. Our decisions should always be unbiased. We should keep a control on our emotions and also observe the other person's emotions. बरोबर? Okay. Characteristic खत्म। अब barriers, barriers का मतलब क्या है? रुकावटें, hurdles, obstacles। हाँ, तो बैरियर्स के वहाँ पे प्लीज आप बैक, क्यों हम मीनिंग्स लिख रहे हैं, सिनोनिम्स भी हो गए आपको एग्जाम में। अभी जितने सिनोनिम्स की लिस्ट दिए उतने ही पूछेंगे, जरूरी नहीं, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, राइट। सो विल ट्राई जितनी हमारी वोकैब अच्छी हो सकती है, राइट। तो लास्ट पेज पे आप क्या लिखोगे, मीनिंग्स के वहाँ पे लिखोगे ना, बैरियर्स, बैरियर्स इक्वल टू हर्डल्स। हाँ, किसी को हिंदी में भी लिखना है बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो आपकी मार्कशीट में रुकावटें आ जाएंगी। ओके, ये क्या लिखा तुम लोगों ने, बैरियर्स इज इक्वल टू हर्डल्स इक्वल टू ऑब्स्टिकल्स। अच्छा, क्या क्या बैरियर्स हो सकती है। आज देखो बैरियर है, आज एसी नहीं है क्लास में, अनकंफर्टेबल है, फिर योर कम्युनिकेशन आज का लेक्चर इतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन अगर आप आपके इमोशंस पे कंट्रोल करें, फोकस करें, तो बिल्कुल आप ध्यान दे सकते हो। तो आपकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, बैरियर है, ये अग्री किया मैंने, बैरियर इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर है, फिजिकल बैरियर है। या हमने ये दरवाजा खोल दिया, हमने अभी ये दरवाजा में जैसे मैंने बोला खोल दूं क्या, तो बाहर से अगर कोई किसी की क्लास छूट गई, बच्चे आवाज कर रहे हैं, तो नॉइज, तो आपका ध्यान उधर जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो ये होते हैं फिजिकल हिंड्रेंसेस। जैसे आज के लेक्चर का बैरियर है कि लाइट्स नहीं है तो एसी नहीं लगा है, तो यू आर नॉट इन अ कंफर्टेबल थिंग, सो दैट इज अ बैरियर, राइट। ऐसे होने वाला है। सो फिजिकल बैरियर्स, दीज आर द रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स। यस, तो ये बैरियर्स कहाँ पे है, हमारी सराउंडिंग्स में है। चलो जल्दी करो, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट। कोई भी आजू बाजू का ऐसा हो गया, नेबर को खड़ा करके पनिशमेंट मिलेगा, नेबर को इधर आके गाना गाना पड़ेगा, समझा क्या, पूरी बेंच को गाना गाना पड़ेगा। कोई भी अभी तुम्हारे बेंच पे हेड डाउन करेगा तो देखना फिर। हाँ, नेबर्स कीप अ वॉच। हाँ चलो, ओए, पहला बैरियर क्या है बताओ, फिजिकल बैरियर। कहाँ पे है ये बैरियर, सराउंडिंग्स में। जैसे नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, अगर माइक ठीक नहीं चल रहा है, आज टेक्निकल डिस्टर्बेंस है, माइक में कुछ स्पीकर में आवाज आ गया, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, राइट। आउटडेटेड इक्विपमेंट, डिस्टेंट लोकेशन, ऑफिस डोर्स, सेपरेट एरियाज, अलग अलग एरियाज में लोग बैठे हुए हैं तो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो रहा है, तो ये फिजिकल बैरियर्स है, सराउंडिंग के बैरियर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम सेट नहीं है अच्छे से। ये किसका प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन का। स्टाफ एफिशिएंट है लेकिन प्रॉब्लम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द सिस्टम, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लियर। अरे रे रे रे, सिस्टम इज क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है, सिस्टम इज क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है, सिस्टम इज क्लियर नहीं है। समझा क्या सबको। वो साइड से आवाज आ रही है, यहाँ से तो आवाज ही नहीं आ रही है, ये साइड। हाँ, क्या क्लियर नहीं है, सिस्टम इज क्लियर नहीं है। हाँ, इन द चेन ऑफ कमांड, इफ द चेन ऑफ कमांड इज अनक्लियर,
a person may not know whom to contact for a particular issue. So जैसे आपको नोट्स नहीं मिली या कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं ऑफिस में जाके किसको कम्युनिकेट करना है. So then there's a problem in the system. A system has to be set up so we know who has to communicate to whom. बरोबर? Yes. Inappropriate information, lack of supervision, unclear role, responsibility demarcations lead to confusion and inefficiency. आपको लगता है आपने A को communicate कर दिया है, but A ने आगे communicate ही नहीं किया, तो ये सिस्टम का एरर है. यू डू नॉट नो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इसमें क्या एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि सिस्टम ठीक नहीं है, और उसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? देखो यहाँ पे है क्या, देयर इज लैक ऑफ सुपरविजन, देयर इज अनक्लियर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड नहीं है, अनक्लियर रोल है. ओके. Third, language barrier. Can there be a language barrier? Very much, very much. Language barrier is definitely going to be there. So, we're going to have a language barrier. आपकी mother tongue में आप सब experts होते हो, but in other languages we all need to learn. So, but जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह का लैंग्वेज आपने अडॉप्ट करना चाहिए. Humans are very much, you can adopt to many new languages, okay? Yes, so language can create obstacles. आ गया, देखो obstacle word आ गया. What is the meaning of obstacle? Barrier. Literally, people from different regions and countries may interpret the same word differently. So normally तो अगर आप ऑफिशियल टूर पे जाते हो और दूसरी कंट्री में जाते हो तो ट्रांसलेटर लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने कोई वर्ड यूज़ कर दिया, यू नो, आपको जैसे पता नहीं है. जैसे स्मेल बोलना, स्मेल इज न्यूट्रल, ओके, बट स्टेंच बोलना मतलब अच्छी स्मेल नहीं, और अरोमा बोलना मतलब अच्छी स्मेल. तो somebody now who doesn't understand, a Chinese person comes here, doesn't understand English but uses the word stench, uses the word stench, then you know you're totally saying something wrong. आपको बोलना था अरे खाने से बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, the food here is nice, the aroma is nice, लेकिन तुम वर्ड यूज कर देते हो stench, तो क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाता है. तो नॉर्मली ऐसे ऑफिशियल मीटिंग्स पे आप अदर कंट्रीज में जाते हो, इट्स बेस्ट यू टेक अ ट्रांसलेटर विथ यू, सो ये बैरियर्स नहीं आएंगे. ठीक है. यस, सो देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स. क्यों? अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस होते हैं. Language creates lot of obstacles. There are unfamiliar expressions. Linguistic ability of people in workplace is different. Some may be proficient. Proficient word को underline करो. अभी ज़रा आपके Google Assistant या Siri की मदद लेके proficient word, मुझे डिक्शनरी मीनिंग चाहिए. मुझे proficient word का डिक्शनरी मीनिंग चाहिए. निकालो ना सब लोग. तुम्हारे डिक्शनरी में मीनिंग सेम है क्या? क्या है? Able to do a particular thing well. So see, got it. Able to do a particular thing well. That means you're an expert in your that language. Okay, skilled, expert, proficient. क्या है? Skill, expert, proficient. तो कहाँ लिखोगे अभी आप लोग? हाँ, चलो लिखो. आज तो पहला लेक्चर है नहीं, तुमको सब पता है अभी कहाँ क्या लिखना है. एवरीथिंग इज नोन टू यू. ओपन योर लास्ट पेज ऑफ अ नोटबुक डियर स्टूडेंट्स, और वहाँ पे हमने मीनिंग्स का लिस्ट किया हुआ है, प्लीज वहाँ पे लिखिए. प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट इज इक्वल टू एक्सपर्ट, इक्वल टू स्किल्ड. और भी कुछ बोलना है? हाँ, प्रो इज लाइक अ ब्रो नहीं रे, प्रो ही इज अ प्रो इन दैट, बट दैट्स मोर ऑफ अ कलोकियल, मतलब बात करते वक्त हम नॉर्मली यूज करते हैं. कॉम्पिटेंट, ओके, कॉम्पिटेंट. हाँ बस एग्जैक्ट मीनिंग्स यही है इसका. एग्जैक्ट मीनिंग वुड बी एक्सपर्ट, एग्जैक्ट मतलब, एंड स्किल थोड़ा नज़दीक वाला मीनिंग, कॉम्पिटेंट थोड़ा नज़दीक वाला मीनिंग. ये लिखा क्या सबने? ये नेबर्स चेक करो कौन नहीं लिख रहा है.
डॉजी, ठीक है, बस ये 4-3 बहुत अच्छे हो गए। नेबर्स जरा चेक करो, कोई नहीं लिख रहा है रिपोर्टिंग, कौन नहीं लिख रहा है? लिख रहे हैं सब लोग? गो अहेड। सम मे बी, स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ध्यान दो ध्यान दो। सम मे बी प्रोफिशिएंट in the language while others may possess just basic skills। हाँ, जैसे अगर यहाँ पे आ गए तो आपको, अगर जो महाराष्ट्र के बाहर से आए उनको अगर मराठी नहीं आ रही है तो बोलेंगे ठीक है, आई नाउ हैव एटलीस्ट बेसिक स्किल्स, एटलीस्ट आई कैन से मला मराठी येत नहीं, और आई कैन टेल द रिक्शा वाला यहाँ तक लेके जाओ, उतना तो मुझे बोलने आ रहा है, या बरोबर आपको बोलने आ रहा है, तो थोड़ी बेसिक स्किल्स आ गई। यू आर नॉट बिकम प्रोफिशिएंट इन मराठी, यू आर एक्वायरिंग ओनली राइट नाउ बेसिक स्किल्स। ओके ओके, therefore it is important, therefore it is important to use clear, simple, easily understood language in most of your official communications। yes, cultural barriers, students अलग अलग, अभी अगर आपने मूवी देखी होगी, पीके मूवी, वही थी ना, आमिर खान की मूवी वही थी ना, पीके वाली उस ना, या हाँ वही ना, अलग अलग भगवान कल्चर्स पे वही था ना। हाँ, सो लिसन, सो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, पे अटेंशन। जैसे क्रिश्चियंस में वेयर वाइट, उसी मूवी में दिखाया है कि दे वेयरिंग वाइट ड्यूरिंग अ वेडिंग, बट इन हिंदूज यू में वेयर वाइट जब किसी की डेथ हो गई है। सो ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, तो कल्चर की वजह से भी आप में कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी प्लेसेस, कंट्रीज का कल्चर अलग अलग होता है। जब कोई भी, जैसे इवन प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अ पर्टिकुलर कंट्री, ही इज ब्रीफ्ड अबाउट, ही इज फर्स्ट गिवन अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज अ कल्चर, कि वहाँ पे क्या रूड माना जाता है, हैंडशेक करना ज़रूरी है, अगर सामने वाले का अभी तक खाना नहीं हुआ है तो उठना अच्छी बात नहीं माना जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कल्चर्स, यू नो, या आप जिस तरह से स्पून रखते हो, इट मीन्स दैट आई डोंट नीड एनी फूड, सो इफ यू क्रॉस एंड कीप योर स्पून्स इन द प्लेट, इट मीन्स डोंट सर्व मी एनी फर्दर फूड। सो ऐसे मीनिंग्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं। सो वेन एवर यू गो टू दैट प्लेस, यू मस्ट फर्स्ट स्टडी अबाउट द कल्चर। अगर आप प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी, आपको आपकी कंपनी भेजती है, यू वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड फॉर अ प्रोजेक्ट वर्क, आप 6 महीने के लिए जर्मनी जाते हो, इट इज़ अ मस्ट दैट यू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ दोज पीपल। यू नो, उनका क्या कल्चर होता है, कि पहले अगर किसी को बुलाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इवनिंग दे विल स्टार्ट विथ वाइन, सो दैट्स अ कल्चर, दैट्स द वे दे वुड फर्स्ट स्टार्ट। सो हर एक का कल्चर अलग अलग होता है। तो बहुत सारी कंपनीज अपने स्टाफ को जब दूसरी जगह भेजती है तो उनको कल्चर पे कोर्सेज करवाती है। क्या करवाती है? कल्चर पे कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्स, सो दैट इट्स इजी फॉर देम टू एडजस्ट ओवर देयर। ठीक है, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। कल्चरल बैरियर आप पढ़ोगे, मुझे 3 या 4 कीवर्ड्स चाहिए आपसे, रीड इट एंड जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कीवर्ड अंडरलाइन करो। कल्चरल बैरियर्स, कब नोटबुक नहीं लेके आने वाला है तू? यू डोंट हैव नोट्स? नोटबुक बनाई है सबने? मीनिंग्स लिखे हैं लास्ट पेज पे? हाँ, मीनिंग्स, एवरीबडी इज रिटन मीनिंग्स ऑन द लास्ट पेज। Whose notebook is spick and span? Meanings are there. ए, तूने बनाई है कि नोटबुक? हाँ, अलग बुक है, BCR की बुक है ना? हाँ, ठीक है। इधर क्या सीन है? नोटबुक हाँ, खोली भी नहीं है क्या? आज ही लाई नई बुक? कल वाली किधर है? कंप्लीट करके बता कल, पक्का? हाँ ठीक है, दिखा देना। क्या रे, कंप्लीट है? मीनिंग्स? हाँ, गुड, ओके। योर बुक इज देयर इधर, गुड। You were not there initially, you covered up? Yes. यहाँ पे नोटबुक, गुड, कंप्लीट है। तुम दिखाने वाले कि नहीं मुझे नोटबुक दोनों की मीनिंग्स? हाँ,
कितनी मीनिंग्स है तेरे पास? कितनी लिखी हुई है मीनिंग्स? 4-5। इडियम्स नहीं, मीनिंग्स कितनी लिखी हुई है? तू तेरे बोल रहे है, उसका साथ नंबर प्रॉम्प्ट मत कर। हाँ ठीक है। डन। कीवर्ड्स अंडरलाइन किए? कितने किए कीवर्ड्स अंडरलाइन? एक भी नहीं? 7 अंडरलाइन किए। शाबाश, अच्छी बात है। क्या रे? किसकी मीनिंग? 1 मिनट। हाँ, डिमार्केशन मतलब वाओ, लाइट्स हैव कम। आई विल कॉल हिम, आस्क हिम टू पुट ऑन द एसी। यस, डिमार्केशन मतलब बाइफर्केशन, कि ये तेरा रोल है, अलग अलग करना, कि ये तेरी एरिया है, ये मेरी एरिया है। डिमार्केशन ऑफ एरिया। हाँ, वी ऑल विल डू दैट। एटलीस्ट फैंस के बटन्स आप ऑन कर दो। फैन, गो एंड स्विच ऑन द फैंस एटलीस्ट ना, somebody, all. थैंक यू। अच्छा हुआ क्लास ले ही लिया। आई वॉज ऑलवेज देन, आई वॉज लाइक थोड़ी देर बैटरी बैकअप तो यहाँ पे चलेगा ही, एंड देन लाइट्स आ भी गई, अच्छी बात है। चलो डन। आप बताओगे, मैं वो अंडरलाइन करूंगी, बताना तो जरा। आपने क्या कीवर्ड्स अंडरलाइन किए डियर स्टूडेंट्स? क्रॉस कल्चर, ओके। यस, सो यू मस्ट हैव नॉलेज। क्रॉस कल्चर में कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है या इजी होता है? मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना चाहिए? यू शुड स्टडी द कल्चर। अगर आपका क्लाइंट यूएस में है या आपका क्लाइंट किसी और कंट्री चाइना में है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ दैट प्लेस, कि यहाँ कैसे काम करते हैं। यूएस में जैसे वीकेंड्स में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। इंडियंस आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, इंडियंस आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, एंड चाइनीज। सो इफ यू गो टू यूएस, why are you all troubling her? She is not troubling anybody. हाँ, इसीलिए। ठीक है, अभी सुनो। अगर आप बाहर कहीं इंडिया के बाहर जाते हो, तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हो, सबसे ज़्यादा इंडियंस और चाइनीज़ लोग होते हैं वहाँ पे। पेटेंट्स, सबसे ज़्यादा पेटेंट्स भी, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी इंडिया के बाहर लोग काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पेटेंट्स मतलब इन्वेंशंस इंडियंस के नाम पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, हर साल रजिस्टर होते हैं। सो इंडियंस आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। नाउ लिसन, हार्ड वर्क कहाँ से डेवलप हो रहा है? ये जो तुम कर रहे हो, सुबह से लेके बैक टू बैक क्लासेस अटेंड करना, it needs capacity to sit and do that, and you're developing your hard working skill. Okay, very important. Okay, cross culture, बातें नहीं, मुझे नॉइज नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी बैरियर इन कम्युनिकेशन। यस, सो प्लीज मुझे आगे का नेक्स्ट कीवर्ड बताओ। अंडरस्टैंडिंग वेरियस कल्चर्स, ओके। आजकल तो देयर इज एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो बिल्कुल इट इज मस्ट फॉर यू टू नो ईच अदर्स कल्चर। ओके, there are different cultural differences between tribes, religions. Words and symbols are interpreted differently, can result in communication barriers and miscommunication. Multinational companies, over नहीं, offer कर दो, very good, yes, offer. Correction है वहाँ पे, multinational companies, second last line वहाँ पे, companies offer special courses and documents to familiarize their stay with the culture of the country where they are based for work. In addition, every organization too has its own work culture. In fact, departments within some same country may also differ in their expectations, norms and ideologies. Yes, इससे this can impact intra and inter. अच्छा, what is intra and inter? Intra is within, inter is outside. जैसे स्कूल में हमारा इंटर हाउस भी होता था,
हाँ, इंट्रा हाउस पहले आपको अलग अलग हाउसेस होते हैं ना, कलर्स के बेसिस पे डिवाइड किया, ब्लू हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस और जो भी नाम है आपके हाउसेस के। हाँ, तो एलोकेशन कंपटीशन है, तो इस हाउस में से किसको लेना है, तो पहले एक करो कि हाउस के अंदर ही कंपटीशन ले लो, उस एक डिपार्टमेंट के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा, अंदर विद इन इज कॉल्ड एज इंट्रा। तो उसमें से जो सिलेक्ट होगा और दूसरे हाउस में से जो सिलेक्ट होगा, इनके बीच में कंपटीशन हो गया, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज इंटर हाउस। क्या बोला जाएगा उसको? इंटर हाउस। तो स्टूडेंट्स, कंट्रीज और कल्चर्स के तो अलग अलग कल्चर्स होते ही है, रिलीजन्स के भी अलग अलग होते हैं, बट एक ही ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर में है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन पूना में है, फिर भी इनका वर्क कल्चर अलग हो सकता है, right? So Bangalore may have a different culture, Pune may have a different culture. So you may have faced intercultural or intra-organizational or inter-organizational differences भी हो सकते हैं. You should know each other's culture well. A simple example is of the way food is served by a member of a family. It can be the cause of appreciation or a displeasure. Now there are some houses जहाँ पे food serve करना allowed अच्छा नहीं लगता है, कहीं पे अच्छा लगता है कि mom सबको food serve कर रही है, some don't like it that way, everybody says we'll help ourselves. तो culture अलग होते हैं. Know the culture so that there are no barriers in communication. समझा? Emotional barriers, ये तो है. One of the chief barriers to open and free communication is emotional barrier. Anger, fear, criticism, mistrust of people, suspicion, intentions, jealousy, anxiety. Anxiety का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रेस होना, बहुत सोचना. जैसे एग्जाम है तो किसी को बहुत एंजाइटी होती है, तो रात भर नींद नहीं आ रही है, या खाना नहीं जाता है, या सुबह से उठ के जगे हुए हैं, so you get a lot of anxiety, so you get a lot of stress. Okay? Many more feelings and sentiments we carry within ourselves affect the communication ability and quality. A person who is upset and disturbed cannot pass on or receive information. कल ही मैंने आपको बोला, जैसे आप लेक्चर में आके बैठते हो, घर पे झगड़ा करके आ गए आप, या दोस्त के साथ झगड़ा करके आ गए, मॉम से झगड़े में बात करके यहाँ पे आ गए, एंड देन यू फील बैड अबाउट इट हियर एंड यू थिंकिंग नाउ यू अपसेट, तो मैं जो आपको सिखा रही हूँ आपको समझ में नहीं आएगा. ओके? So emotions is again a barrier. Attitude barrier. Personal attitude of employees can affect communication. See, employees अगर efficient है, एक एम्प्लॉय बोलता है मैं क्यों उसकी हेल्प करूं, मैं क्यों उसको बताऊं कि कल हम ऑफिस में कुछ टाई या फॉर्मल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको नहीं पता चल रहा है तो मत पता चलने दो, लेट हिम कम इन कैजुअल. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड. आर यू ऑफ अ हेल्पफुल एटीट्यूड? व्हाट इज योर एटीट्यूड? सो एम्प्लॉयज के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है. Personal attitude of employees can affect communication. A motivated worker, जो motivated होता है, उसकी बहुत इच्छा है, नहीं काम करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, वो बिल्कुल इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करेगा. बट somebody who is dissatisfied or is shy, introvert. Students, introvert मतलब shy, a person who is very shy and he does not mix up with people very well. तो आप मीनिंग उधर ही लिख सकते हो. Introvert can be a shy person, does not mix up well, does not mix well with others. तो क्लास में भी ऐसा होता है, वी आर अ मिक्स. इंट्रोवर्ट होना ऐसे नहीं है कि बुरी बात है, या एक्सट्रोवर्ट होना अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है. बोथ हैव देयर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट क्या है? एक्सट्रोवर्ट. So extrovert means outgoing. You will first yourself go and say hi, my name is so and so, what is your name? So हर एक क्या एक नेचर होता है, तो उसके हिसाब से I'm not अच्छा या बुरा ऐसे बात नहीं हो रही है, सिर्फ बता रही हूँ. इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. Okay, extrovert is outgoing. He will go and mix up, talk to people on his own. Attitude problems can be addressed by management with good interaction with the staff members. So staff से अच्छा interaction करो, उनके seminars लो, sessions लो, personality development पे लो, groom them, then they will be groomed to communicate properly. अच्छा, perception. ये किसी को meaning लिखना है, introvert का लिख दिया आपने, और introvert का opposite क्या है? Extrovert. तो हम ऑपोजिट के लिए ये साइन यूज करेंगे, आप जो स्कूल में करते थे. यू यूज टू यूज दिस राइट साइन, बिकॉज दिस इज एन एंटोनिम. तो ऊपर आप लिखते जाओ, जो भी आप लिखते हो वो आँख के नीचे एक बार आप देखते जाओगे तो इजी होएगा आपके लिए. इंट्रोवर्ट क्रॉस एक्सट्रोवर्ट. क्रॉस का मतलब क्या है? ऑपोजिट. और इक्वल टू लिखा मतलब सेम, सेम मीनिंग.
बरोबर, जोर से बोलो बरोबर. Okay. What smell is there? Some burning यार है ना. ठीक है. ये कौन सा बैरियर हुआ? अभी मैंने बोला क्या स्मेल आ रहा है, तो हमारा कम्युनिकेशन बीच में रुक गया. दिस इज अ फिजिकल बैरियर. व्हाट इज दिस? फिजिकल सराउंडिंग्स का बैरियर. ओके. परसेप्शन. ओए गूगल असिस्टेंट, असिस्टेंट को खोलो. परसेप्शन का मतलब देखो, परसेप्शन का. और एक मिनट, कोई भी जोर से चिल्ला के आंसर बोलेगा नहीं. किसी ने बोला तो मैं पनिशमेंट दूंगी. सर्च एंड कीप द आंसर टू योरसेल्फ. हाँ, परसेप्शन. करो ना टाइप, तो थोड़ा स्पेलिंग भी देखा जाता है एक बार. अयो कौन कौन आंसर दे रहा? What is the punishment for today? Beat him black and blue, but we are not going to do that. Just the phrase, okay? So, निकाला सबने मीनिंग निकाला? दिखाओ जरा मुझे सबके फोन है क्या? कोई फेसबुक पे नहीं है, कोई इंस्टा पे नहीं है, नहीं है. ठीक है. ओके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन? अंडरस्टैंडिंग. मतलब योर ओन अंडरस्टैंडिंग. आपने जो परसेप्शन बना लिया, जैसे सपोज मैंने अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं किए, बट आई जस्ट केम फॉर अ इंट्रोडक्शन. अगर मैं अंकिता के लेक्चर में आ गई और आपको बोल दिया कि मैं इंट्रोडक्शन, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एंड ऑल, looking at me you may make your own perception that she seems to be strict or she seems to be this. जो भी आपका जो perception, आपका understanding होता है, तो perception एक बहुत बड़ा बैरियर होता है. राइट? आप खुद ही समझ लेते हो कि शायद ऐसा होने वाला है. मैं आज लेक्चर कल नहीं गया, आज जाऊंगा तो मुझे शायद डांट पड़ेगी. Why are you making perceptions? Go ahead. Don't make this as a barrier. समझ में आ रहा है? perception मतलब क्या? own understanding, खुद की सोच जो आपने बना रखी है. ठीक है? राइट. सो लेट्स राइट डाउन. मैंने क्या डिक्शनरी मीनिंग निकाला है परसेप्शन का? यस, ओन अंडरस्टैंडिंग. परसेप्शन इक्वल टू ओन अंडरस्टैंडिंग. अगर कोई क्विक एंड फास्ट है तो अपनी मीनिंग्स के पेज लाइन में भी आप लिखते जा सकते हो. जितनी लिस्ट बड़ी करनी आप करते जा सकते हो. परसेप्शन इज ओन अंडरस्टैंडिंग. बरोबर? हाँ. Each one perceives the world differently and this causes problem. The same content is seen and interpreted differently by two different people and therein lies the root cause of miscommunication या misunderstanding. तो आप हर एक जन अपने वर्ल्ड को, किसी को लगता है नहीं रे लाइफ इज वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट. समबडी लिव्स विद दैट परसेप्शन. स्टूडेंट्स ऑलवेज लिव विद पॉजिटिव एटीट्यूड. जो भी है आपको ऐसा लगेगा बस अभी फाउंडेशन क्लियर हो गया तो बस माई लाइफ इज ऑल सेट. फिर जब आप इंटर में आओगे तो पता चलेगा अरे ऐसा नहीं है, कि इंटर में भी बहुत सिलेबस है. फिर आप बोलते कि हे भगवान मुझे इंटर क्लियर कर दो, फिर बस मेरी लाइफ सेट है. फिर फाइनल क्लियर होने के बाद आपको लगता है बस अब मैं सीए बन गया तो माई लाइफ इज ऑल सेट. But it is not so. You're never set in any particular phase. So आपके जो भी perceptions है उसको हटाओ. हर phase को enjoy करो. जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, जब break लेते हो तो खूब break लेके enjoy करो. Right? Okay. Perception हो गया. Yes. No? Any doubt? Physiological barriers. If physiological means health, हाँ? फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स. मतलब हाथ दुख रहा है, सर दुख रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बेसिकली. फिजियोलॉजिकल इज हेल्थ, इल हेल्थ. फिजियोलॉजिकल का एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग देखने जाए तो उसका मीनिंग होता है बॉडी पार्ट्स. सो फिजियोलॉजिकल स्टडीज हो रही है तो कोई बॉडी पार्ट्स की स्टडी कर रहा है. डॉक्टर मे बी मेडिकल में ये एक फील्ड हो सकता है. फिजियोलॉजी इज अ फील्ड इन मेडिसिन. राइट? इल हेल्थ, पुअर आईसाइट. अच्छा देखो, जैसे किसी को पुअर आईसाइट है, किसी को सुनाई नहीं देता है, सम डिसेबल्ड पर्सन इज देयर, तो विल ही हैव अ कम्युनिकेशन बैरियर? यस, ही इज गोइंग टू हैव अ कम्युनिकेशन बैरियर. सो ये भी एक बैरियर है फिजियोलॉजिकल. मतलब आपकी बॉडी आपको साथ नहीं दे रही है. टेक्नोलॉजी बैरियर्स. ये टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है?
हाँ हाँ, एक तो टेक्नोलॉजी इतनी फटाफट चेंज होती रहती है, एक फिर आपके पास यू डोंट हैव अपडेटेड टेक्नोलॉजी, या टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास, आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा डेटा हो गया? There's too much information because of technology, which is also a barrier. अरे इतने सारे मेल्स आ गए, फिर नोटिफिकेशंस आ गए, फिर इंस्टा के कोई नोटिफिकेशंस, फेसबुक का नोटिफिकेशंस आ गया. यू हैव टू मच ऑफ डेटा, एंड व्हेन यू हैव टू मच इट इज डिफिकल्ट टू गेट द करेक्ट डेटा, नहीं मिल पाता है. अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है बहुत बार, आपको अगर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं बर्थडे पे, you end up not seeing so many messages, or new year messages अभी तक आप सबको reply नहीं कर पाते. Why? Because of technology there is too much mail, too much messages, too much information coming. ये भी एक उसका negative point है. Okay? Yeah, there are certain people like सीनियर सिटीजन्स है जिनको टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना पता नहीं है. ऑफिस में अ पर्सन इज अबाउट टू रिटायर, ही सेज आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस टेक्नोलॉजी, सो इट्स अ डिफिकल्टी फॉर देम टू कम्युनिकेट. ओके, क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं? नॉट टेक फ्रेंडली. अ पर्सन हु इज नॉट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, कैन ही सफर? करेक्ट. Individual is faced with huge amount of information every day. ईमेल, टेक्स्ट, सोशल अपडेट्स. आपका कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज छूट सकता है उसकी वजह से, और होता है. आप खुद देखना कि न्यू ईयर पे आप सबको रिप्लाई नहीं कर पाते, आप सबके मैसेजेस नहीं देख पाते, राइट? मल्टीटास्किंग इज द नॉर्म दीज डेज. इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सर्कल इंफॉर्मेशन ओवरलोड. या टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप और एक भी लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी नॉट अपडेटेड. एक्चुअली टेक्नोलॉजी नॉट अपडेटेड ये फिजिकल बैरियर में भी आता है, यहाँ पे भी आता है. बरोबर? जेंडर बैरियर्स, बिना देख के पहले आप बताओ, जेंडर मेल की कम्युनिकेशन और फीमेल की कम्युनिकेशन में डिफरेंस होता है या ओके होता है सेम? आर बोथ हैविंग सेम पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन? हु टॉक्स मोर? लड़कियां ज्यादा बात करती है. किसका बात बहुत शॉर्ट होता है? लड़कों का. yes, now this is the wiring, or this is the system in the brains. So there is a very good video also, I don't know if you've seen this or no, on gender thing. So there is a very funny video talking about a female brain and a male brain. So in female brain the person is saying कि male brain में अलग अलग boxes है, तो अगर हम एक टॉपिक की बात करना चाहते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ वही बॉक्स खोलता है. That's it. We talk that much and the box is over. We don't talk about, we don't touch the other boxes. But a female brain, there are no boxes. There are wires. So they are all interlinked to each other. There is a very good video, I don't know if you all have watched it or no, which is viral on social media. So it says female brain has a lot of wires, so it's everything is interlinked to everything. They may start with one topic and finally end up talking of something else. All right. So here, ये nature ही ऐसा होता है. So you have to understand, this is the way it is going to be, right? So gender barriers में let's see. Men and women communicate differently. Everybody will repeat this sentence. Men and women communicate differently. Communicate differently. The reason for this lies in the wiring of a man's and women's brain. So wiring of man's and women's brain is different. मैं वो just joke बोल रही थी, ऐसा scientifically मैं नहीं बोल रही हूँ कि man के brain में boxes है and women is having wiring, but that's just the joke that is around. Men talk in linear, logical and compartmentalized manner, whereas women use both logic and emotion. Logic is not missing is what I'm trying to stress. Is that clear to everybody? Yes. So men, men talk with logic and linear. Linear का मतलब होता है सीधा. Yes. Women will talk with logic and emotion. Is that clear? Yes. So there's a wiring, wire, everything is linked. Men will open only one box, talk about it and done. Okay? Shh. This may be the cause
of communication problem in an office where both men and women work side by side. Men can be held guilty of providing, see, men can be held guilty of providing insufficient information, while women may be blamed for providing too much in detail. तो अगर आप आपके मेल, सो इफ अ फीमेल इज कम्युनिकेटिंग विद अ मेल काउंटर पार्ट, दैट मेल विल से अरे बाप रे इसका रिपोर्ट आ गया, अभी इतना डिटेल में रिपोर्ट होगा कि मुझे पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. और अ गर्ल गेटिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम हर कलीग हु इज अ मेल, शी विल से अरे इसका रिपोर्ट इतना शॉर्ट होता है, कुछ डिटेल में लिखता ही नहीं है. So that's the way we communicate, but the main content is informed. Gender bias is another factor in communication barriers. Due to traditional mindsets, many men find it difficult to take orders from or provide information to women. But that's not the case now. We are much progressive and much, so I don't think that's, of course, some places, yes, it could be. So due to traditional mindsets, men may not like to take orders from women, or they do not like to share information with women. But now that is not the case. We are definitely changing. Okay? तो बैरियर्स हो गए आपके पढ़ के समझ के, पक्का? हाँ, क्या क्या बैरियर्स है? नोटबुक खोलो आपकी. हाँ मैम, मेरा कुछ नहीं. नोटबुक खोलो, मतलब सिंपल. ओपन योर नोटबुक फास्ट. कितना स्मेल है. स्टेंच क्या बोलेंगे? स्मेल को क्या बोलेंगे? स्टेंच. और अच्छी स्मेल को क्या बोलते हैं? Aroma. Normally I use aroma, we use it for food, yes. Okay. ए खोला क्या जल्दी? हाँ, बदबू, खुशबू जैसे हम बोलते हैं. yes. लड़कियों के नाम नहीं पूछ रही हूँ तुमसे. खुशी, खुशबू. चलो, क्या नोटबुक खोली? क्या लिखो? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, और सिर्फ उसके 1 2 3 4 9 पॉइंट्स लिख के लो. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन 9 हेडिंग्स है. क्लियर, कंसाइज. आप खुद से ट्राई करो, जितना आ रहा है वो देखो, नहीं आया तो नोट्स खोल के देख लो. हाँ, सिर्फ हेडिंग लिखना है. हेडिंग हेडिंग. डिटेल में तो इधर है ना रे, है ना. Characteristic of communication. हो गए? कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 9. आपको कितने याद आए? बी ऑनेस्ट, कमान. कौन है रे 9? सच्ची में? चॉकलेट्स किधर है आज? उधर है शायद, वो क्लास में. डन क्या? व्हाट? नो, ऑफ कोर्स डन. या एक और, बैरियर्स. यस, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. एकदम अच्छे बच्चे हैं. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्लीज राइट इट डाउन. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन.
सी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बैरियर्स है, इमोशनल बैरियर्स है, जेंडर बैरियर है, जो जैसे याद आएगा, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है. साइकोलॉजी पे कितनी चीज़ें डिपेंडेंट है, लाइक जेंडर है, अलग अलग साइकोलॉजी होती है, सोच होती है, परसेप्शन है, इमोशनल बैरियर, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स है. और फिजिकल मतलब टेक्नोलॉजी, फिजिकल बैरियर. मैं आपको बोलूँ फिजिकल तो दो ही है, जैसे फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर का बैरियर, बाकी सब इमोशंस और साइकोलॉजी पे बेस्ड है. जेंडर, कल्चरल, इमोशनल, attitude barrier, language, culture, yes. And एक physiological है, health वाला barrier. Done? So should I call it a day? Call it a day matlab? That means we are done for today. Yes? So should I stop or should I continue? Initially, when I was planning the lecture, I was planning for 1.5 hours. I told you, no. Then Ankita ma'am told me, nahi, you take it only for lesser time. They're still at foundation level, so they need only that much. उनका concentration span उतना ही है. धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, लेकिन है ना? Yes. So I'll see you tomorrow at 2:30. Okay. Thank you.